हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताऊंगी। इससे पहले मैंने पियाजे के 2 वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। उसमें मैंने लास्ट वीडियो में मैंने पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में डिस्क्राइब किया। आज मैं आप लोगों को प्री ऑपरेशनल स्टेज बताऊंगी, जो कि पियाजे की सेकेंड स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पियाजे की ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, सेकेंड स्टेज, इसको पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहते हैं? पियाजे ने इसको प्री ऑपरेशनल क्यों कहा? देखिए, प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले, बिफोर। प्री मतलब होता है पहले या बिफोर, ओके। और ऑपरेशनल मीन्स क्या होता है? ऑपरेशनल मीन्स क्या होता है? ऑपरेशनल मीन्स होता है लॉजिकल थिंकिंग। मतलब लॉजिकली सोचना मीन्स होता है ऑपरेशनल। तो मतलब ये लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज है। इसका क्या मतलब है? प्री ऑपरेशनल स्टेज मतलब जो ये स्टेज है पियाजे की सेकेंड स्टेज, ये लॉजिकल थिंकिंग से के पहले की स्टेज है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। मतलब इस स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इस स्टेज में बच्चा इलॉजिकल, उसकी जो थिंकिंग है वो क्या है? इलॉजिकल है, मतलब वो लॉजिक का यूज नहीं करेगा। तो इसीलिए इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट नहीं हुई है और वो लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज है। देखिए, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है पियाजे की, जो सेकेंड स्टेज है, ये 2 से 7 ईयर्स तक चलेगी। मतलब 2 से 7 साल के बीच की जो स्टेज होती है, पियाजे ने कहा है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। तो इस स्टेज में, जैसे मैंने बोला था कि प्री ऑपरेशनल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग नहीं करेगा, इसीलिए इस स्टेज को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट पॉइंट है, इलॉजिकल एंड इमेजिनेटिव थिंकिंग, अतार्किक एवं काल्पनिक चिंतन। मतलब इस स्टेज में बच्चे की कैसी थिंकिंग है? इलॉजिकल थिंकिंग है। बच्चा लॉजिक का यूज नहीं कर रहा है। जैसे बच्चा कहेगा कि मून उसको फॉलो कर रहा है, सन उसको फॉलो कर रहा है। जैसे कि वो कार में बैठा है और सन उसके पीछे पीछे आ रहा है, बच्चा देख रहा है, तो कहेगा बच्चा कि सन उसको फॉलो कर रहा है। या वो उसने जैसे काऊ को देखा, तो काऊ को देखा कि वो बहुत बड़ी है, बिग एनिमल है, उसके 4 लेग्स हैं, 1 टेल है। तो अब वो किसी भी एनिमल को देखेगा जो कि बिग होगा, तो वो सबको काऊ बोलेगा। वो कहेगा क्योंकि इसके भी 1 टेल है, 4 लेग्स हैं और ये बिग है, तो ये भी क्या है? काऊ है। तो मतलब इस तरह से जो बच्चे के जो थॉट्स होते हैं वो इलॉजिकल होते हैं, वो लॉजिक्स का यूज नहीं करता है। सेकेंड है इमेजिनेटिव थिंकिंग। बच्चे की जो थिंकिंग होती है इमेजिनेटिव होती है, मतलब काल्पनिक होती है। बच्चा इस समय काल्पनिक वर्ल्ड में या एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है। जैसे कि बच्चे से अगर आप कहेंगे कि तुम जैसे बच्चे के टूथ गिर जाते हैं, तो अगर आप कहेंगे कि जो टूथ है उसको पिलो के नीचे रख दो, तो रात में नाइट में फेयरी आएगी तो तुम्हें गिफ्ट देगी, तो बच्चा इस बात पे ट्रस्ट कर लेगा। वो अपना टूथ रख देगा पिलो के नीचे कि नाइट में उसको फेयरी आके गिफ्ट देगी। तो इस तरह से वो एक फेयरी वर्ल्ड में रहता है। वो सोचता है कि जो फेयरी होती हैं और परी होती हैं, ये सब क्या है? रियल है। जैसे उसके जो ड्रीम्स भी उसको जो आते हैं, वो सोचता है ये सब ड्रीम्स भी क्या है? रियल है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है, मतलब वो एक काल्पनिक दुनिया में रहता है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है यूज ऑफ सिंबल्स, संकेतों का प्रयोग। देखिए, जब मैंने आपको सेंसरी मोटर स्टेज बताई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि उस समय बच्चा जो है, बच्चा सिंबल्स नहीं जानता था। अब लेकिन जैसे सिंबल्स क्या हैं, जैसे ABCD आ ये सब क्या है? सिंबल्स हैं। तो उस स्टेज में बच्चे के अंदर सिंबल्स वो नहीं जानता था, लेकिन इस स्टेज में आकर बच्चे के अंदर सिंबल्स बच्चा समझने लगा है। अब बच्चा जो संकेतों का प्रयोग करने लगा है, तो वो जो सिंबल्स का यूज करता है, उसके थ्रू वो क्या लर्न करता है? वो लैंग्वेज को लर्न करता है। तो इस तरह इस स्टेज में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट किस चीज का होता है? लैंग्वेज का होता है। तो इस तरह से जो सेकंड स्टेज होती है 2 to 7 ईयर्स, इसमें लैंग्वेज का सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से बच्चा के जो वो थॉट्स होते हैं, जो वो विचार करता है, उसमें वो किसका यूज करता है? लैंग्वेज का यूज करता है। तो इस तरह से जो लैंग्वेज होती है वो उसको थिंकिंग के लिए एक अच्छा टूल होती है, मतलब एक उसका माध्यम होती है, विचार करने के लिए एक अच्छा टूल है या साधन है। देखिए, इस स्टेज में बच्चे के अंदर एनिमिज्म या
जीववाद पाया जाता है। क्या होता है ये एनिमिज्म? देखिए इस स्टेज में बच्चा समझता है वो जो नॉन लिविंग थिंग है वो भी लिविंग थिंग है, वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझता है, इसी को एनिमिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर ट्रेन चल रही है तो कहेगा कि ट्रेन क्या है, लिविंग थिंग है। मून, ट्रेन, सन, हर चीज क्या है, लिविंग थिंग है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, जैसे उसकी डॉल होती है, सपोज करिए वो डॉल से खेलता है, तो अगर उसकी डॉल गिर जाएगी तो वो अपनी मदर के पास जाएगा, कहेगा इसको मेडिसिन लगा दो क्योंकि इसको चोट लग गई है, या जैसे ठंडक होगी तो वो उसको कोल्ड उड़ा देगा। तो इस तरह से बच्चा सोचता है कि डॉल क्या है, एक लिविंग थिंग है। तो इस तरह से इस स्टेट में बच्चा जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग को भी लिविंग थिंग समझता है, मतलब वो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, वो हर चीज को लिविंग थिंग समझता है। तो इस तरह से जब बच्चा हर चीज को लिविंग थिंग समझता है, इसी को एनिमिज्म कहते हैं, और ये इस स्टेज में बच्चे के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर एनिमिज्म पाया जाता है। देखिए अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग का क्या मतलब है? कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब है खुद से बातें करना। मतलब क्या है, बच्चा क्या होता है इस स्टेज में, प्याजे कहते हैं, बच्चा जो है वो जोर जोर से बातें करता है, लेकिन किससे करता है, दूसरों से नहीं करता है, खुद से करता है। जैसे सपोज करिए अगर आप कई सारे बच्चों को बैठा देंगे एक रूम में और बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खुद ही से जोर जोर से बातें करेंगे कि अब मैं ब्लॉक जोड़ रहा हूं, अब मैं ब्लॉक को हटा रहा हूं, अब मैं ब्लॉक के ऊपर जोड़ रहा हूं। तो ये सब क्या है, वो खुद ही से बातें करते रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग। मतलब कई सारे बच्चे मिलकर खुद ही से जब बातें करते हैं जोर जोर से, तो उसी को कहा जाता है कलेक्टिव मोनोलॉग। तो इस तरह से प्याजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चा एक दूसरे बच्चों से ना बात करके खुद से ही जोर जोर से बातें करते हैं, तो इसी को कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं। देखिए फिफ्थ पॉइंट है ईगो सेंट्रिक्स या आत्म केंद्रित। प्याजे कहते हैं कि इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चे के अंदर ईगो सेंट्रिक्स पाया जाता है। मींस बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। इसका क्या मतलब बच्चे सोचते हैं दैट दे आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, कि वो क्या है, वो पूरे वर्ल्ड का क्या है, केंद्र है, सेंटर है। और वो जैसा सोचते हैं, वो बच्चे जैसा भी थिंक करते हैं वैसे ही दूसरे भी थिंक करते हैं। बच्चे जैसे चीजों को परसीव करते हैं, दूसरे लोग भी वैसे ही चीजों को परसीव करते हैं। इसके लिए प्याजे ने एक 3D मॉडल बनाया था। प्याजे ने उसमें 3 माउंटेन बनाए थे। तो उन 3 माउंटेन में एक में उन्होंने क्रॉस था, दूसरे माउंटेन में स्नो थी, और जो तीसरा माउंटेन था उसमें एक हाउस बना था। उसके बाद प्याजे ने एक डॉल को एक साइड पे रख दिया, इस साइड पे समझ लीजिए सपोज करें, और फिर प्याजे ने बच्चे को सामने बैठाया और बच्चे से पूछा कि बताओ डॉल को क्या दिख रहा है, डॉल को क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे ने कहा कि डॉल को स्नो दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चे को स्नो दिखाई दे रही थी, लेकिन डॉल को क्या दिखाई देगा, हाउस दिखाई देगा। लेकिन बच्चे ने सोचा कि जैसे उसको सबसे पहले स्नो दिखाई दे रही है, उसी तरह डॉल को भी स्नो वाला माउंटेन ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चे ने कहा कि जो उसको परसीव हो रहा है वही डॉल को भी परसीव हो रहा है। तो इस तरह से प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि जैसा वो थिंक करते हैं, जैसा वो परसीव करते हैं, वैसे ही दूसरे लोग भी थिंक करते हैं। मतलब दूसरे सभी लोग उसके जैसा ही थिंक करते हैं। तो इसी को कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। तो देखिए इस तरह से मैंने देखा बच्चे के अंदर ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनिमिज्म, कलेक्टिव मोनोलॉग और ईगो सेंट्रिज्म। तो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जो सेकेंड स्टेज है प्याजे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चे के अंदर एस पाया जाता है। एस का क्या मतलब है, ए मीन्स एनिमिज्म, सी मीन्स कलेक्टिव मोनोलॉग और ई मीन्स ईगो सेंट्रिज्म। तो इस तरह सेकेंड स्टेज में बच्चे के अंदर एस पाया जाता है, एनिमिज्म, कलेक्टिव मोनोलॉग एंड ईगो सेंट्रिज्म। तो ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको जरूर से याद कर लीजिएगा। देखिए प्याजे कहते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, मतलब उत्क्रमणशीलता नहीं पाई जाती है। पहले हम ये समझते हैं रिवर्सिबिलिटी होती क्या है। देखिए आपने देखा है आइस होती है, आइस से क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और फिर से वाटर को आइस में बनना, वाटर को जब हम रख देंगे फ्रिज में और फिर से उसको आइस में बनना, क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी होती है। मतलब आइस से वाटर बना और जब फिर से अगेन
वाटर किस अपनी पोजीशन पे आ गया, फिर से क्या बन गया, आइस बन गया। तो ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। तो इस तरह से जो अपनी प्रीवियस, जो पहले की जो सिचुएशन थी उसमें वापस पलट के आ जाना ही क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी होती है। जैसे कि सपोज करिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी पर जाना, ए से बी पर जा रहे हैं, लेकिन बी से वापस ए पर आना ही क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। तो इस तरह से ए से अगर हम बी पे जा रहे हैं और फिर से बी से ए पर, ए क्या थी, प्रीवियस सिचुएशन थी, उस पे वापस आ जाना मतलब बैकवर्ड थिंकिंग करना, बैकवर्ड आ जाना ही क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। देखिए प्याजे कहते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, मतलब उत्क्रमणशीलता नहीं पाई जाती। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था। वो अपने बच्चे को होम से, घर से स्कूल ले गए वॉकिंग कराकर। कहाँ ले गए, स्कूल ले गए वॉकिंग कराकर। तो जब उन्होंने कहा कि तुम अपने आप स्कूल से घर आ जाना, रिटर्न कर लेना, तो बच्चे ने मना कर दिया। बच्चे ने कहा कि मैं घर से स्कूल का तो रास्ता जानता हूं, लेकिन वापस स्कूल से घर आने का रास्ता नहीं जानता हूं। मतलब बच्चे ने कहा कि वो स्कूल से घर वापस नहीं आ पाएगा। तो इसी से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इस स्टेज में बच्चों के अंदर रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती है, मतलब वो बैकवर्ड थिंक नहीं कर पाते। मतलब बच्चा घर से तो स्कूल जा सकता था, लेकिन वापस स्कूल से घर नहीं आ सकता था। तो इस तरह प्याजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रेशन या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। देखिए प्याजे कहते हैं इस स्टेज में बच्चे के अंदर सेंट्रेशन या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो क्या होता है सेंट्रेशन, मतलब सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ध्यान देना, उसके सभी एस्पेक्ट पर या उसके सभी पक्षों पे ध्यान ना देकर सिर्फ एक एस्पेक्ट पे ध्यान देना ही क्या होता है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है। बच्चों के अंदर सेंट्रेशन की टेंडेंसी पाई जाती है। इसके लिए प्याजे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ए और बी दो कंटेनर लिए थे जो कि सेम साइज के थे, और इसमें उन्होंने सेम अमाउंट का वाटर फिल किया, सेम अमाउंट का कलर्ड वाटर फिल किया। अब उन्होंने बच्चे से पूछा कि देखो इन दोनों में सेम अमाउंट का वाटर है, तो बच्चा एग्री कर गया कि हाँ इन दोनों में सेम अमाउंट का वाटर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक और कंटेनर लिया सी, जो कि नैरो था, और ये जो बी कंटेनर का वाटर था ये इस सी में फिल कर दिया। जब इन्होंने सी में फिल किया तो उसका वाटर का लेवल यहां तक आ गया। अब उन्होंने बच्चे से पूछा कि ए और सी किसमें वाटर ज्यादा है। तो बच्चे ने कहा कि सी में वाटर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो इसकी हाइट है, वाटर की जो लेवल है इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है और यहाँ पे वाटर के लेवल की हाइट कितनी है, ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, इसीलिए इसमें वाटर ज्यादा है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे अटेंशन दे रहा है, किस पर, हाइट पर। मतलब बच्चा जो है वो कंटेनर की सिर्फ जो वाटर का लेवल है सिर्फ उसकी हाइट पर ही अटेंशन दे रहा है। जो बाकी उसके और भी एस्पेक्ट्स हैं कि जैसे कि जो कंटेनर है ये नैरो है, इस पर वो अटेंशन नहीं दे रहा है, इसको क्या कर रहा है बच्चा, इग्नोर कर रहा है। तो इसीलिए प्याजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर सेंट्रेशन की टेंडेंसी पाई जाती है। मतलब बच्चा किसी भी चीज की सिर्फ एक ही टेंडेंसी पर ही अटेंशन दे पाता है, बाकी उसके जो भी एस्पेक्ट होते हैं उनको क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे कि बच्चा लंबाई, चौड़ाई और जो एरिया है उसको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण की कमी। प्याजे कहते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है, मतलब कंजर्वेशन नहीं वो कर पाता। कंजर्वेशन क्या होता है, देखिए कंजर्वेशन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम ये समझते हैं कि अगर किसी चीज का या कोई भी चीज है उसका अगर अपीयरेंस चेंज हो जाए या शेप चेंज हो जाए तो क्वांटिटी नहीं चेंज होगी। जैसे कि सपोज करिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया था कि ए और सी, तो पहले मैंने क्या लिया था, ए और बी में क्या लिया था, सेम वाटर लिया, सेम अमाउंट का वाटर लिया था। फिर उस वाटर को मैंने सी में डाल दिया था। तो जब मैंने सी में डाल दिया तो इसका शेप तो चेंज हो गया क्योंकि कंटेनर चेंज हो गया,
लेकिन जो वाटर का अमाउंट था वो क्या है, चेंज नहीं होगा। अभी भी ए और सी में क्या रहेगा, सेम अमाउंट का वाटर रहेगा। लेकिन यहां पे बच्चा कह रहा है कि सी में ज्यादा वाटर है, मतलब इसका क्या है कि बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की टेंडेंसी नहीं डेवलप हुई है। अगर बच्चा कहता कि सी में भी ए ही के जितना वाटर है तो इसका मतलब कंजर्वेशन की टेंडेंसी डेवलप हो गई है। तो कंजर्वेशन क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज का शेप चेंज कर दें या उसका अपीयरेंस में चेंज ले आए तो मतलब जो उसमें अमाउंट भरा हुआ था या उसकी जो क्वांटिटी थी वो चेंज नहीं होगी। लेकिन प्याजे कहते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है, इसीलिए बच्चा कह रहा है कि सी में वाटर ज्यादा है। देखिए मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। प्याजे ने क्या किया था, प्याजे ने 9 गोलियां ली थी। प्याजे ने 2 जगह 9 गोलियां ली थी। तो जब उन्होंने पूछा कि ये दोनों गोलियां इक्वल हैं तो बच्चे ने एग्री किया कि हाँ ये दोनों गोलियां इक्वल हैं, इधर भी 9 है इधर भी 9 है। उसके बाद प्याजे ने ये जो 9 गोलियां थी नेक्स्ट वाली, इनको थोड़ा दूर दूर रख दिया, मींस उसके अपीयरेंस में वो चेंज ले आए। इसके अपीयरेंस में क्या किया उन्होंने, चेंज ले आए। लेकिन ये सब उन्होंने बच्चे के सामने किया। तो अब उन्होंने फिर से पूछा कि किसमें ज्यादा गोलियां हैं, तो बच्चे ने कहा कि यहां पर ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, मोर है, यहाँ पे गोलियां क्या है, ज्यादा है। बच्चे ने ऐसा क्यों कहा, बच्चे को अपीयरेंस में लग रही है यहाँ पे गोलियां ज्यादा है, इसीलिए बच्चा कह रहा है कि यहाँ पे गोलियां ज्यादा है। जबकि जो अपीयरेंस में अगर चेंज हो गया है लेकिन गोलियों की जो क्वांटिटी थी वो तो सेम ही थी, लेकिन फिर भी बच्चे ने सिर्फ अपीयरेंस देखा। तो इस तरह से जो बच्चा होता है उसके अंदर इस स्टेज में कंजर्वेशन की कमी पाई जाती है, मतलब उसके अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, वो सिर्फ अपीयरेंस या शेप को देखकर ही डिसाइड कर लेता है। तो इस तरह से प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन की एबिलिटी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा लैक ऑफ सीरिएशन, क्रमिकता की कमी, मतलब इस स्टेज में बच्चे के अंदर सीरिएशन की कमी पाई जाती है, मतलब इस स्टेज में बच्चा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर पाएगा। जैसे कि अगर हम ऐसे उसको दे दें 8, 12, 15, 18, 20, इसको हम बोल दें कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो बच्चा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की कमी। देखिए वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी भी चीज को उसकी प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में बांटना ही क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन इस स्टेज में बच्चा क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, मतलब चीजों को उनकी प्रॉपर्टी या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में जो है वो नहीं बांट पाएगा या उनको क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर, देखिए आप लोगों को बस ये याद रखना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर एस पाया जाता है। एस मैंने बताया था, ए फॉर एनिमिज्म, सी फॉर क्युमुलेटिव मोनोलॉग और ई फॉर ईगो सेंट्रिज्म पाया जाता है। लेकिन क्या क्या नहीं पाया जाता है, बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन नहीं पाया जाता है, सीरिएशन नहीं पाया जाता है और क्लासिफिकेशन भी बच्चा नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जो इस स्टेज में बच्चा है वो क्या करता है, वो किसके थ्रू सीखता है, वो सिंबल्स के थ्रू सीखता है। जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपनी सेंसर्स और मोटर के थ्रू सीखता था, इसीलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता था। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अपने सिंबल्स के थ्रू सीखना शुरू कर दिया है, इसलिए उसकी जो लर्निंग है वो क्या हो गई है, फास्ट हो गई है, और जो लैंग्वेज है उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस स्टेज में लैंग्वेज का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।